अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 0 की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने किस किस के बारे में पढ़ना है, लिमिट्स के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो लिमिट्स क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। लिमिट्स जो होती है, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है, ठीक है। हमने बस उसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, यानी कि वो हमें लिमिट भी बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमने अप्रोच करती है, ठीक है ना। हमने बस वो वैल्यूज़ पुट करनी होती है और हमारे पास लिमिट फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। और कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूटी में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर आपका जो सेट है, यानी कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड उसकी कंडीशन क्या होती है कि उस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, यानी कि जो कंडीशन है थर्ड, वो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी में हमने ये पढ़ना है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि हमने यानी कि डेरिवेटिव्स लेने होते हैं, फिर हमने उसको सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास टर्म होंगी या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको बस आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ये याद नहीं करनी। अब जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन जब मैं ये करवाऊंगी तब ये वाली आपने डेफिनेशन याद करनी है, और ये वाली जो डेफिनेशन है सिर्फ इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ समझना है इसको, ठीक है। इसको याद नहीं करना आप लोगों ने। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है। इफ़ आ रूल बी गिवन बाय मीन्स, यानी कि अगर कोई रूल है जो गिवन हो, मीन्स ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि उसको फाइंड करने के लिए एक या एक से ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिनोट किया उन लोगों ने W से। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z, यानी कि इंटीजर्स, ठीक है, इन अ सर्टेन डोमेन, उसकी जो डोमेन होगी वी से दैट वो क्या कैसी होगी, W इज़ अ फंक्शन ऑफ Z, यानी कि अभी बताया जो W यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसका फंक्शन है, Z का फंक्शन है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, W इज इक्वल टू F ऑफ Z से, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ W जो होंगी, ये जो W होगी उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रेंज, ठीक है। सिंस हमें पता है, जब मैंने फर्स्ट 0 चैप्टर आपको करवाया था तब भी मैंने बताया था Z किसके इक्वल होता है, X प्लस अयोटा Y के, यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल होते हैं, X प्लस अयोटा Y के। सो जो W होगा बस उसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी अयोटा की फॉर्म में, रियल भी होंगी उसमें वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ भी होंगी, बट वो उसमें हम लोग इनकी चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम अल्फ़ाबेट्स चेंज कर लेंगे, वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। W किसके इक्वल होगा, U प्लस अयोटा V के, वेयर U एंड V आर फंक्शंस ऑफ X एंड Y बोथ, यानी कि ये हमारे पास X के फंक्शन है और ये हमारे पास किसका फंक्शन है, Y का फंक्शन है। तो उन लोगों ने यही लिखा है, वेयर U एंड V आर फंक्शंस ऑफ X एंड Y बोथ। अब देखिए एग्जांपल है, कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि W किसके इक्वल है, Z स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। हमें एग्जांपल में दिया है, ये हमारे पास ये उसकी एग्जांपल जो है ना उसकी इक्वेशन है, ठीक है, गिवन है ये हमें। अब हमें W की वैल्यू मैंने अभी बताया क्या है, U प्लस अयोटा V ये लिख लिया, और Z की वैल्यू हमें पता है X प्लस अयोटा Y का स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर ले लिया है, X प्लस अयोटा Y का जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। U की वैल्यू हमारे पास रियल टर्म्स आपने लेने होते हैं, ये रियल टर्म्स हैं, और ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स होती हैं। मैंने आपको 0 चैप्टर में भी सारा समझाया था कि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वो हमारे पास रियल टर्म्स होंगे, जिनके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसके इक्वल आई है ना वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट्स कौन से होंगे, U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। उसके बाद आयोटा वाली यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगी, V इज इक्वल टू 2xy, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग लिख भी सकते हैं, ये रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये मैंने अब यहाँ पे लिख भी दिया है, सही है। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन उन लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है वो क्या है, इफ़ अ रिलेशन बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, यानी कि अगर दो जो रिलेशन देख रहे हैं किनके दरमियान कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में रिलेशन अगर देखें वो कौन कौन सा होता है, W और Z है, हमें पता है W और Z उन लोगों ने बताए हुए हैं। इज सच दैट गिवन अ वैल्यू ऑफ Z देयर
कोरस्पॉन्ड अ यूनिक वैल्यू, यानी कि जब हम लोग z जो है वो गिवन वैल्यू होगी वो कोरस्पॉन्ड किसको करेगी, यूनिक वैल्यू को करेगी ऑफ w के, देन w इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ z। तो हम कह सकते हैं कि w जो है वो किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं यहाँ पे भी बताया था, w इज इक्वल टू f ऑफ z से, एंड इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं, किसका, z का। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन बताने हैं। सिंगल वैल्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, मल्टी वैल्यू में क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी ये वाली टर्म उठा ली, w इज इक्वल टू z का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यू, इसमें कोई और वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग मल्टी वैल्यूड यानी कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हो जाएंगे तो उसको मल्टी वैल्यूड कहते हैं। तो देखिए मल्टी वैल्यूड क्या होगी, अगर हम लोग इसी का ही अंडर रूट ले लें, जैसे अब यहाँ पे z का स्क्वायर लिया था, अगर हम लोग 1/2 ले लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 वैल्यूड फंक्शन होगी। अगर इसी की पावर 1/n में ले लें तो हमारे पास क्या होगी, इज एन n वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको याद करना है, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। ठीक है, या तो आप लोग ये वाली कर लें डेफिनेशन, या तो आप लोग ये वाली डेफिनेशन कर लें। ठीक है, मैंने और भी लिख दिया यहाँ पे, और का मतलब आप लोगों को स्टूडेंट्स पता ही होगा, या होता है या तो ये कर लें या ये कर लें। ठीक है, मैं दोनों ही आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ z जो है बी एनी फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन है, वो क्या है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z डिफाइंड इन अ डोमेन d, यानी कि ये हमें डिफाइन किसको कर रहा है, डोमेन को कर रहा है। वी से दैट एफ ऑफ z जो है वो टर्न्स टू अ लिमिट, यानी कि ये वाली जो टर्म है एफ ऑफ z वो क्या है, लिमिट है किसकी, w नोट की, यानी कि इसको एक छोटा सा नाम दे दिया w नोट का, एज z टर्न्स, जो z वाली टर्म है उसको z नोट का। अगर हम लोग w नोट ले रहे हैं तो हम लोग z नोट भी तो लेंगे ना, यानी कि दोनों छोटी वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम लोग w ले रहे हैं तो फिर z लेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एज z टेंड्स टू z नोट अलोंग एनी पाथ इन डोमेन d। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट जो है, हम क्योंकि हम लोग लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन में हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या है, एफ ऑफ z किसके इक्वल होगा, w नोट के इक्वल होगा। तो फिर उन लोगों ने बताया दैट इज z जो है वो उन लोगों ने खुद बता दिया कि टेंड्स किसको कर रहा है, z नोट को अप्रोच कर रहा है। तो इसको ये आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ये हमारे पास एक डेफिनेशन बनती है, अगर आप लोग ये करना चाहते हैं ये कर ले, वैसे ये ज़्यादा ईजी है इसकी बनिस्बत। अब ये भी आप लोग समझ लें, इफ़ टू ईच पॉजिटिव ऑर्बिट्री नंबर, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई एक पॉजिटिव ऑर्बिट्री नंबर है, वो कौन सा है, बहुत छोटा है, वो क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, हाउ एवर स्मॉल देयर कोरस्पॉन्ड अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा सच दैट, सॉरी ये पार्शल है, ये हमारे पास लैम्डा है, सच दैट एफ ऑफ जी, ये देखें ये एफ ऑफ जी है, ये इधर आके माइनस w नोट हो जाएगी, वो किससे लेस देन है, अभी बताया कि स्मॉल है, यानी कि लेस देन है किसके, एप्सिलॉन के। फॉर ऑल पॉइंट्स हमारे पास जी ऑफ डोमेन जो होंगी वो किससे होगी, यानी कि 0 से भी वो लेस देन होगी। हमें पता है हम लोग जब भी इक्वेशन बनाते होते हैं तो हम लोग क्या करते होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से लेस देन है तो वो 0 से भी तो लेस देन होगी ना। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए ये वाली टर्म का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। नेबरहुड जो है वो मैंने आपको टोपोलॉजी में जो अगर हम लोग देखा जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका जो जनरल मीनिंग होता है वो तो हमसाया होता है, ठीक है ना, बट नेबरहुड जो होती है ना उसमें हम लोग कोई ना कोई एक सेट लेते हैं, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू जी नोट इन विच ऑफ एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नोट, यानी कि ये जो हमारे पास आया है एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नोट कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज़। इसका मतलब क्या है, ये उन लोगों ने यही बताया जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि हमारे पास एक छोटी वैल्यू है, ठीक है, वो किससे लेस देन है, ये हमारे पास एक ये क्या फंक्शन है वो लेस देन किसके है, एप्सिलॉन के है, ठीक है। जब कोई ना कोई जो हमारे पास फंक्शन है वो लेस देन हो एप्सिलॉन के तो वो 0 से भी तो लेस देन होगा ना, यानी कि स्मॉल होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इसका मतलब यही है कि वो स्मॉल होगा इसके भी, ठीक है। रिमार्क में हमें बताया क्या है, आप देखिए जो इक्वालिटी 1 है, ये वाली जो इक्वेशन बनाई है, जी जो है वो अप्रोच कर रहा है जी नोट को, इज इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट दैट w इज़ नियर w नोट व्हेन z इज़ नियर z नोट, यानी कि इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर हम लोग w ले रहे हैं वो किसको अप्रोच करेगा, w नोट को करेगा। अगर हम लोग z ले रहे हैं तो वो किसको अप्रोच करेगा, z नोट को, यानी कि नोट जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, इससे भी छोटा लेके बता रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके रिमार्क में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, रिमार्क ये MCQs में आते होते हैं, ठीक है, इसके 2 हैं हमारे पास पार्ट्स।
अगर हमारे पास लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू x नोट है, ठीक है, और f ऑफ x है और इसमें हम लोग प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले रहे हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रहे हैं और g ऑफ x है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, लिमिट को हमेशा सेपरेट भी कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है लिमिट ऑफ अ फंक्शन में, ठीक है। इसको अब हम लोग सेपरेट कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट, f ऑफ x अलग से कर दिया प्लस माइनस, इस पर भी लिमिट लगेगी क्योंकि दोनों के ऊपर लिमिट है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट g ऑफ x आ गया। अगर हम लोग ऐसे ही प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दे तब भी लिमिट जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब रिमार्क में ये लोगों ने क्यों बताया कि प्लस माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे रिमार्क में अच्छे से बता दिया है कि अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ लें, नेगेटिव लें या मल्टीप्लिकेशन करें तो लिमिट को हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट, इसमें डिवाइड भी अगर हम लोग करें तब भी हम लोग इसको सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं। देखिए इस पे ऊपर भी मैंने लिमिट लगाई है, नीचे भी। तो देखिए वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट जो वो g ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0, देखिए ना ये ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए। उसके बाद 4 वाली हमारे पास क्या है? लिमिट लगाएं अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू पे तो वो आंसर सिर्फ कांस्टेंट ही आता है, उस पर फिर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। ये भी बात आपने 4 वाली याद रखनी है, ठीक है। वेयर c इज़ कांस्टेंट, c जो है हमारे पास कांस्टेंट, कोई भी टर्म मैं ले लेती हूँ, कांस्टेंट क्या होगा? 2 है। तो देखिए अगर हम लोग f ऑफ 2 ले लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? f ऑफ 2 ही आएगा, यानी कि 2 ही आंसर उसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क क्या है? if we replace x by z and x naught by z naught all the above relations are true in complex variables। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखें उन लोगों ने कहा है कि अगर हम लोग x की जगह z ले लेते हैं, z अप्रोचेस टू z नोट ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है ना, x को रिप्लेस किया z से और x नोट को z नोट से करें तब भी जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ट्रू होंगे उनके रिलेशंस भी, ठीक है। तब भी हम लोग उसकी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में x अप्रोचेस टू x नोट बहुत कम है, सब में z जो है वो अप्रोच कर रहा है z नोट से, क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस बुक पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, लिमिट क्या बताइए? अब देखिए यहाँ पर भी जी है, एक्स नहीं दिया, जी अप्रोच किसको कर रहा है? 1 को कर रहा है, यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। जहाँ पर भी जी होगा वहाँ पे हमने 1 पुट करना होगा, ठीक है। और हमारे पास लिमिट जो है वो हमारे पास फंक्शन क्या की दिया है उन लोगों ने? जी की पावर n-1 ओवर z-1 इज इक्वल टू n के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब उन लोगों ने पार्ट्स भी अलग अलग बना दिया, पॉजिटिव भी दे दिया, नेगेटिव भी दे दिया और एक फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। n जो है पहले आपने सॉल्व करना है पॉजिटिव इंटीजर के अकॉर्डिंग, फिर आपने नेगेटिव इंटीजर के अकॉर्डिंग करना है, फिर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब देखिए मैं फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर रही हूँ। आपने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? उन लोगों ने क्या कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे नंबर जो है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है, एन जो वो पॉजिटिव है। अब देखो जी की पावर n-1 जब भी आ जाए स्टूडेंट्स, आपके पास हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है z-1, ठीक है। z एक वैल्यू जो है वो कम करती जानी है आपने, ठीक है। अब देखिए n बढ़ाते जाना आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को, n-1, n-2, n-3 प्लस सोन जी की पावर 1 तक पहुँच जाएगा और 0 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखी, जब भी इसको खोलेंगे, इसका फार्मूला जब खोलेंगे तो ये वाली टर्म आ जाती है और नीचे वाली टर्म वैसी रहेगी z-1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात रखनी, जिसकी पावर में 0 होता है वो हमेशा किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे देखिए 2 की पावर 0 है, वो किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दिया उन लोगों ने? z लिख दिया है, ठीक है। क्या लिख दिया है? जी लिख दिया। तो जी की पावर 0 किसके इक्वल होगी? 1 के ही इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने वैसे लिख लिया, बस मैंने क्या किया, जी 0 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब ये देखिए z-1 से कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा रिमार्क में कि अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो हम लोग लिमिट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने वही वाला जो कंडीशन है वही लगाई है, लिमिट पहले z-n-1 पे अलग लगा दी, z-n-2 पे अलग लगा दी, लिमिट n-3 पे अलग, z1 पे अलग और 1 पे अलग लगा दी, ठीक है। अब देखें z उन लोगों ने अप्रोच किस पे किया है? 1 पे किया है। जहाँ पे भी z है वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, देख लें हर जगह 1 पुट कर दिया। अभी देखें लिमिट, मैंने अभी बताया कांस्टेंट की लिमिट हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखें
n-1 है, हमारे पास कोई भी नंबर है। अब देखें कोई भी नंबर ले सकते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखें 1 1 1 1 1 1, सबका आंसर 1 1 है। तो ये n टर्म्स तक जा रही है, यानी कि 100 चलती जा रही है, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, 1 एक नंबर ही है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, n के। तो यही हम लोगों ने प्रूव करवाना था, देखें n के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर लेना है कोई ना कोई। अब सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज, अब कोई ना कोई मैं नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ, यानी कि जो नंबर है n जो है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर देना है, -m पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, जी n है, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे m -m, क्यों पुट किया, क्योंकि उन लोगों ने नेगेटिव इंटीजर का है। कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप लोग ले सकते हैं, m n o p जो भी मर्जी ले लें, मैंने यहाँ पे m लिया है, ठीक है, -m, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ -m पुट कर दिया है। तो देखिए ये पावर माइनस है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, तो देखिए 1/gm आ गया, -1/g-1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो gm आ गया, और नीचे वाली टर्म gm ही रही, और नीचे क्या रह गया, g-1। अब ये g-1 तो यही रहेगा, और ये वाला जो है ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा gm, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए 1 - gm वैसे ही है, g-1 भी वैसे ही है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि हमें नीचे वाली टर्म से पता चला है कि ये gm पहले आ रहा है, तो माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या रह गया, gm रह गया, और ये प्लस पे था, इधर आके -1 हो गया, तो ये नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ गई। अब देखिए मैंने अभी बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि लिमिट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लिमिट जो है वो अलग अलग कर देनी है, माइनस कॉमन निकाल के लिमिट मैंने gm-1 और g-1 अलग से कर ली, और ये वाली अलग कर ली, 1/gm जो रह गया उसको अलग, उस पर लिमिट अप्लाई कर ली। अब देखिए अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया, gn-1 पे हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया था, ये टर्म बनी थी, यहाँ पे भी वही सेम, g-1 gm-1 फिर -2 g फिर 1 और नीचे g-1, यही वाला g-1 से कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ गई। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू रह गई। अब अलग अलग सब पे लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लिमिट आना है, यहाँ पे लाजमी लिख लीजिएगा, यहाँ से मिस्टेकली मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट आएगी। अब देखिए सबको अलग अलग करके लिमिट लिख दे, देखिए लिमिट अप्लाई कर दे, gm-1 फिर m-2 फिर g फिर 1, ठीक है, और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। तो देखिए मैंने अभी बताया था अगर हम लोग कोई भी टर्म हमारे पास n में हो o में हो तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हमें लिमिट ही 1 दी हुई है, तो सब में 1 आ गया, और ये भी। अब ये किस तक जा रहा है, n नंबर तक जा रहा है, तो n किससे पुट किया था हमने अभी, -m पुट किया, तो यहाँ पे मैंने -m लिख दिया, -m अभी हमने बताया कि n के इक्वल है, तो यही हम लोगों ने प्रूव करवाना था, देखिए n के इक्वल ही लेके जाता है। ऐसे ही अब हम लोगों ने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लेना है। फ्रैक्शन हमें पता है किसके इक्वल होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो देखिए मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया, p/q -1 वैसे का वैसे, g-1 भी वैसे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लेना कि जी p/q जो है वो t के इक्वल है या q के इक्वल है, आपकी अपनी मर्जी, किसी को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, tq आ जाएगी, देखिए ये वाली, ठीक है, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी t, और ये वाली 1/q है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो q बन जाएगी इसकी पावर, तो ये लिखी हुई है मैंने, देखे। अब मैंने उन वैल्यूज़ की जगह tp-1 और tq-1 लगा दी, ये वाली टर्म की जगह, देखिए ये देखिए जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी की वैल्यू भी मैंने बताई किसकी इक्वल आई थी, tq की इक्वल आई थी, और जी p/q की वैल्यू अभी हमने बताया किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो ये लिख दी मैंने यहाँ पे, देखिए ये लिख दी। अब यहाँ पे ऊपर फार्मूला लगा दें, ये हमारे पास ये वाली जो टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस उसकी पावर्स चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, जो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिवाइड करवाएंगे, t-1 दोनों में है ना, तो उसके साथ डिवाइड करवा दिया। तो देखिए tp-1 और t-1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये उल्ट जाएगी जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड का साइन है ना, ये बाय डिवाइड होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, ये लिखी हुई है 1/tq-1/t-1। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये वाली स्टेप आपको समझ नहीं आएगी, tp-1/t-1, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्ट जाएगी, तो क्या बन जाएगा, t-1/tq-1, ये आ गया, सही है, t-1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, tp-1 और tq-1, ये आ गया, वही वाली टर्म बन गई। तो हम लोगों ने क्या लेना है, सिर्फ फ्रैक्शंस लेने हैं, तो फ्रैक्शन क्या आ गए, p/q, क्योंकि t-1 इसमें भी है इसमें भी है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कटिंग कर दिया, तो p/q हमने अभी लेट क्या किया था, किसके इक्वल था,
एन के इक्वल था। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करवाना है ना। देखिए ना, क्वेश्चन में ही हमने बताया कि ये एन के इक्वल आना चाहिए। अगर पॉजिटिव ले तब भी आना चाहिए, नेगेटिव ले तब भी आना चाहिए, और फ्रैक्शन भी ले तब भी एन ही आना चाहिए। तो यही हमारे पास प्रूफ हो गया है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।